13 फरवरी 2018 की सुबह मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित एक पुराने और प्रतिष्ठित बैंक की ब्रांच में सब कुछ सामान्य था। कर्मचारी अपनी सीटों पर बैठे थे, ग्राहक रोज की तरह लेन देन कर रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों में एक ऐसी जानकारी सामने आने वाली थी जो पूरे देश को हिला देगी। उस सुबह नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि उसकी एक शाखा में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनाधिकृत गारंटी जारी की गई है। कुछ ही समय में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक और इतनी बड़ी रकम। सवाल उठने लगे, ये कैसे हुआ? जल्द ही इस मामले में एक नाम सामने आया, सिरव। एक ऐसा नाम जो कुछ समय पहले तक केवल लग्जरी ज्वेलरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मशहूर हस्तियों से जुड़ा था। उनके ज्वेलरी ब्रांड न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग तक फैला हुआ था। उनके चाचा नेहुल की कंपनी जिली जी ग्रुप भी हीरा कारोबार की बड़ी कंपनियों में गिनी जाती थी। लेकिन कहानी की असली शुरुआत बैंकिंग सिस्टम के एक तकनीकी शब्द से होती है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। LOU एक तरह की बैंक गारंटी होती है। जब कोई भारतीय कंपनी विदेश से सामान खरीदना चाहती है तो वो अपने बैंक से गारंटी लेती है। बैंक विदेशी बैंक को भरोसा देता है कि यदि कंपनी भुगतान नहीं कर पाती तो बैंक उसकी जिम्मेदारी लेगा। मुंबई की ड्रैडी हाउस शाखा में 2011 से 2017 के बीच सिरव और नेहुल से जुड़ी कंपनियों को लगातार LOU जारी किए गए। जांच में सामने आया कि इन गारंटियों को बैंक के मुख्य कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया था। इन गारंटियों को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदेश भेजने वाले सिस्टम स्विफ्ट का उपयोग किया गया। स्विफ्ट से विदेशी बैंकों को संदेश भेजे गए, लेकिन बैंक के आंतरिक सिस्टम में उनकी एंट्री नहीं की गई। इसका मतलब ये था कि बैंक के उच्च प्रबंधन को इन लेनदेन की जानकारी नहीं थी। हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया LOU जारी किया जाता रहा। ये सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। इस प्रक्रिया को रोल ओवर कहा जाता है। विदेशी बैंकों से पैसा लिया जाता, गारंटी दी जाती और फिर नया कर्ज लेकर पुराने को समायोजित किया जाता। जांच के दौरान बैंक के एक अधिकारी बोकुलनाथ का नाम सामने आया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने नियमों का पालन किए बिना गारंटियां जारी कीं और उन्हें सिस्टम में दर्ज नहीं किया। तकनीकी स्तर पर सबसे बड़ी खामी ये थी कि स्विफ्ट और बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम के बीच कोई सीधा और स्वचालित लिंक नहीं था। यदि स्विफ्ट से संदेश भेजा जाता तो वो स्वतः बैंक के मुख्य रिकॉर्ड में नहीं जुड़ता था। इस कमी का लाभ उठाकर वर्षों तक गारंटियां जारी की जाती रहीं। जनवरी 2018 में जब सिरव से जुड़ी कंपनियों ने फिर से LOU की मांग की तो नए अधिकारी ने पुराने रिकॉर्ड की मांग की, लेकिन सिस्टम में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। यहीं से संदेह गहराया और जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि विदेशी बैंकों को हजारों करोड़ रुपए की गारंटी पहले ही जारी की जा चुकी थीं। जब तक मामला सार्वजनिक हुआ तब तक सिरव और उनका परिवार देश छोड़ चुके थे। रिपोर्टों के अनुसार वो जनवरी 2018 में भारत से बाहर चले गए थे और बाद में ब्रिटेन में पाए गए। घटना के उजागर होते ही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। देश भर में छापेमारी हुई और कई संपत्तियां जब्त की गईं। नेहुल बाद में एंटीगुआ और बारबुडा में पाए गए, जहां उन्होंने नागरिकता ले ली थी। घोटाले की कुल राशि लगभग 13,500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। ये उस समय भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक था। बैंक के शेयरों में गिरावट आई और बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल उठे। घटना के बाद सरकार ने कई कदम उठाए। LOU जारी करने की सुविधा पर रोक लगा दी गई। स्विफ्ट और कोर बैंकिंग सिस्टम को आपस में जोड़ा गया ताकि भविष्य में ऐसी तकनीकी खामी का दुरुपयोग न हो सके। साथ ही 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत देश छोड़कर भागे आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। 2019 में सिरव को लंदन में गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में उनके प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। नेहुल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जारी है। ये कहानी केवल एक व्यापारी या कुछ बैंक अधिकारियों की नहीं थी। ये कहानी बैंकिंग सिस्टम की निगरानी, तकनीकी कमियों और आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों को उजागर करती है। एक तकनीकी अंतर, कुछ अनियमितताएं और वर्षों तक चली प्रक्रिया, इन सब ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को जन्म दिया।
इस घटना ने भारतीय वित्तीय व्यवस्था को अपने आंतरिक नियंत्रण और तकनीकी संरचना को मजबूत करने के लिए मजबूर किया। भरोसे और तारपर्यता की जो नींव बैंकिंग व्यवस्था की आधारशिला है, उसे और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। एक हीरा व्यापारी, एक बैंक शाखा और एक तकनीकी खामी, इन तीन तत्वों ने मिलकर भारतीय वित्तीय इतिहास की